हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तीसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आइए हम आते हैं आज के पहले सवाल पर। सवाल है, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। ये कौल किसका है, यानी ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात, और जैसे ही किताब खोलेंगे इसी से ही शुरुआत होती है, इसी जुमले से ही शुरुआत होती है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से पैदा हुई। तो ब्रज भाषा से उर्दू के पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। किस किताब में? तो उस किताब का नाम है आब हयात। आब हयात कितने दौर पर मुश्तमिल है? तो उसमें 5 दौर हैं। कितने दौर? 5 दौर। और 5 दौर में कुल कितने शोरा हैं? 29। टोटल 29 शोरा। तो आब हयात में कुल कितने शोरा हैं? 29। कितने दौर पर है? 5 दौर पर है। कब लिखी गई? तो ये लिखी गई है पहली बार 1880 में, और दूसरी बार ये लिखी गई है, पहली बार जब 1880 में लिखी गई तो ये मोमिन का नाम भूल गए थे, तो उस वक्त इसमें 28 ही थे, और जो है फिर 83 में छपी जब 1883 में, तो 29 हो गए। तो आपको 29 ही याद रखना है, ठीक है। और इसकी सनत तस्लीम 1883। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। फ़िरोज़ शाह बहमनी की तख्लीक है। फ़िरोज़ शाह बहमनी, ये तो बादशाह है, इसकी तख्लीक नहीं है, बल्कि ये सवाल में थोड़ा सा दिक्कत है। सवाल में दिक्कत ये है कि ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये फ़िरोज़ नाम का एक शायर था, बीदर का एक शायर था फ़िरोज़। तो उसने एक किताब लिखी थी, एक मसनवी लिखी थी, प्रतनामा। क्या लिखी थी? प्रतनामा। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप फ़िरोज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसका नाम था, उसका जो असल नाम था, पूरा नाम था कुतुबुद्दीन फ़िरोज़। उसका क्या नाम था? कुतुबुद्दीन फ़िरोज़। फ़िरोज़ तखल्लुस रखता था और फ़िरोज़ के नाम से ही ये मशहूर था, ठीक है। तो फ़िरोज़ की जो किताब है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रतनामा। और प्रतनामा को किसने मुरत्तब किया? मसूद हुसैन खान। मसूद हुसैन खान ने इसको मुरत्तब किया। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि दरियाए इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ कौन है? दरियाए इश्क के मुसन्निफ़ हैं मीर तकी मीर, ठीक है ना। ये एक इस्म बामुसम्मा मसनवी है। इसमें जो आशिक व माशूक रहते हैं वो दरिया में कूद कर जान दे देते हैं, इसी वजह से इस मसनवी का नाम पड़ गया दरियाए इश्क। तो ये मीर की इस्म बामुसम्मा मसनवी है। इसके अलावा मीर ने और भी मसनवियाँ लिखी हैं, ख्वाब व ख़याल, तनबीउल जिहाल, मोरनामा, अज़दरनामा। ये सारी इनकी जो है अहम मसनवी में इसका शुमार होता है। तो क्लियर हो गया ना? दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? ये हो जाएगी मीर की। जोशे इश्क, एजाज़े इश्क, दरियाए इश्क, ये सब किसकी है? ये सब मीर तकी मीर की मसनवी है, ठीक है। अगला सवाल, मुंतखबे आलम के खालिक कौन है? ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ मुंतखबुल आलम रहेगा, तो आप अपना समझ लीजिएगा। मुंतखबुल आलम ये किताब किसकी है? तो ये है मुनीर शिकोहाबादी। मुनीर शिकोहाबादी के बारे में कल बात किए थे कि जो है 1857 की जंग आज़ादी में इन्होंने हिस्सा लिया था और जेल भी गए थे, ठीक है, जेल भी गए थे। और इनका असल नाम है सैयद इस्माइल हुसैन। क्या नाम है? सैयद इस्माइल हुसैन। इनकी किताब का नाम है मुंतखबुल आलम। और जो इनके उस्ताद थे वो थे नासिक। क्या नाम था उनका? नासिक, शेख इमाम बख्श नासिक। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 नंबर है कि वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। इस शेर में क्या है, क्या छुपा हुआ? ये तंज किया गया है, ठीक है। ये जो है इस शेर में तंज है। क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर में। तो इस शेर में क्या है? इस शेर में तंज है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। तेरे कूचे
तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तो इस शेर में पूछ रहा है कि कौन सी सनत है ना। तेरे कूचे में इस बहाने मुझे दिन से रात करना, दिन रात, दिन रात, ये क्या है? अपोजिट, विलोम, क्या हो जाएगा? तजाद। तजाद कहिए या तबाक कह लीजिए, दोनों बातें एक ही है, ठीक है ना। अगर कभी पूछ ले तबाक तो समझ जाइए कि जो है तजाद ही कहा गया है। मुतजाद, तजाद, इसमें क्या हो जाएगा? तजाद। अब अगला सवाल है मुआज़ने अनीस व दबीर। मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी तख्लीक है? ये किसकी तसनीफ़ है? तो मुआज़ने अनीस व दबीर ये शिबली की तसनीफ़ है। किसकी? शिबली की तसनीफ़ है। और शिबली ने इस किताब में अनीस और दबीर के कलाम का मुआजना किया है, ठीक है। अनीस और दबीर के कलाम का मुआजना किया है और इन्होंने इस किताब में दबीर की शिकनी की है, इसी वजह से शिबली को दबीर शिकन कहा जाता है, ठीक है। दबीर शिकन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिबली को। क्लियर हो गया ना? दबीर शिकन शिबली को कहा जाता है। ये जो मुआज़ने अनीस और दबीर उन्होंने लिखी है, ये लिखी है 1907 में, हैदराबाद में थे वहीं लिखे थे। तो 1907 में इसकी सने तसनीफ़ क्या है? 1907। और ये इसको तकाबुली तनकीद की पहली किताब भी कहा जाता है। तकाबुली माने मुकाबला से बना हुआ है, यानी अनीस व दबीर के कलाम का यहाँ मुआजना किया गया है, तकाबुल किया गया है, ठीक है, मुकाबला किया गया है। और इस किताब को जो है तकाबुली तनकीद की पहली किताब कहा जाता है उर्दू में, ठीक है ना। तो ये जो है तकाबुली तनकीद के पहले तनकीद निगार हो गए और उनकी किताब का नाम है मुआज़ने अनीस व दबीर। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। किस शेर की आमद है रन काँप रहा है? ये मरसिया किस शायर का है? किस शेर की आमद है? शेर की आमद है, ये किसका है? ये दबीर का है। किसका मरसिया? ये दबीर का मरसिया है। और इसमें जो शेर है वो इस्तियारा है। शेर क्या है? इस्तियारा है। यहाँ हज़रत अब्बास को शेर कहा गया है। क्लियर हो गया ना? तो ये किसका है? दबीर का। अगला सवाल, कौन सा जुज़ गज़ल से मुताल्लिक नहीं है? गज़ल से मुताल्लिक, रदीफ़, ये तो गज़ल में होता है, मक्ता भी होता है, मतलब भी होता है, सरापा नहीं होता। सरापा किसका जुज़ है? सरापा तो जो है मरसिया का जुज़ है। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, इसमें होता है ना। तो ये वाला इसका जवाब हो जाएगा सरापा। क्लियर है ना? इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, तो आपको मालूम है। अगला सवाल, सवाल नंबर 53। सवाल नंबर 53 थोड़ा आए में देखिए। खालिक बारी के मुसन्निफ़ कौन है? आपको मालूम कि खालिक बारी एक मंजूम लुगत है, लुगत से मुताल्लिक किताब है। और ये जो लुगत है वो मंजूम लुगत है, नज़्म की शक्ल में लुगत है। और ये आम तरीके से जाना जाता है कि ये अमीर खुसरो की तसनीफ़ है। किसकी है? अमीर खुसरो की तसनीफ़ है। और मतलब कि उनसे मंसूब है। किससे? अमीर खुसरो से मंसूब है, मंसूब कहेंगे, ठीक है, अमीर खुसरो से मंसूब है। यही आम तरीके से जाना जाता था। लेकिन महमूद खान शीरानी ने इस किताब की तहकीक की और बताया कि ये जो है अमीर खुसरो की नहीं है, बल्कि ये ज़ियाउद्दीन खुसरो की किताब है, ठीक है। किसने बताया था? महमूद खान शीरानी ने। ये याद रखिएगा, महमूद खान शीरानी ने अपनी तहकीक करके बताया कि खालिक बारी जो अमीर खुसरो से मंसूब है वो अमीर खुसरो की नहीं है, बल्कि ज़ियाउद्दीन खुसरो की है, ठीक है। अमीर खुसरो का जब इंतकाल होता है, 725 हिजरी में इनका इंतकाल होता है, अमीर खुसरो का, ठीक है, 725 हिजरी में इनका इंतकाल होता है। और इनके इंतकाल के 300 साल के बाद ये किताब लिखी गई है 1031 हिजरी में, 1031 हिजरी में। यानी अमीर खुसरो के इंतकाल के तकरीबन 300 साल के बाद ये किताब लिखी गई है। क्लियर हो गया अब ना? ठीक है। तो इससे कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन पूरा मैटर, पूरी बात इसके बारे में याद रहनी चाहिए कि खालिक बारी एक मंजूम लुगत है। इसका मौजू क्या है? मंजूम लुगत। ये किससे मंसूब है? अमीर खुसरो से मंसूब है। अमीर खुसरो कब इंतकाल फरमाए? 725 हिजरी में। और किसने अपनी तहकीक में साबित किया कि खालिक बारी अमीर खुसरो की नहीं बल्कि ज़ियाउद्दीन खुसरो की है?
तो ये महमूद खान शीरानी हो जाएंगे। ठीक है। अगर पूछा जाए कि खालिक बारी जो ज़ियाउद्दीन खुसरो की कब लिखी गई है, 1031 हिजरी इसकी सने तसनीफ़ है। और अमीर खुसरो के ज़माना और ज़ियाउद्दीन खुसरो का ज़माना, दोनों के ज़माने में कितना फ़र्क है, तो तकरीबन 300 साल है ना। यहाँ देखिए 725 है, यहाँ जो है 1031 है, तो 306 साल, मतलब 300 साल एक मोटा मोटा कह सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये सब बातें आपको मालूम रहना चाहिए। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। बहार इश्क मसनवी के खालिक कौन है? आपने पढ़ा था ना, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ये किसकी मसनवियाँ हैं? ये मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियाँ हैं। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियाँ हैं, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क। और अपनी तमाम मसनवी में इन्होंने अपने आप को हीरो के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्लियर हो गया ना। और इनका असल नाम क्या है शौक़ का? तसद्दुक़ हुसैन खान। असल नाम तसद्दुक़ हुसैन खान इनका नाम है। अब देखिए हम आते हैं अगले सवाल पर। जेल में कौन दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखता है? बिस्मिल सईदी, अमीर मीज़ाई, मखमूर सईदी, अब्दुल्ला बेदल। ये अमीर मीनाई यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ समझ लीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अमीर मीनाई। अमीर मीनाई का ताल्लुक़ कहाँ से है? लखनऊ से। ठीक है। बाद में ये रामपुर चले गए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन इनका ताल्लुक़ कहाँ से? अमीर मीनाई का लखनऊ से, लखनऊ के मीना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे, इसका जवाब हो जाएगा अमीर मीनाई। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप समझ लीजिएगा। सवाल नंबर 55 हो गया। सवाल नंबर 56। सवाल नंबर 56 है, छोटी बहन जो लाशे से आकर लिपट गई, एक हस्र हो गया सफ़े मातम उलट गई। इस शेर में क्या है? इसमें जज्बात निगारी को पेश किया गया है। शायर ने इस शेर में जज्बात निगारी को पेश किया है कि छोटी बहन जो लाशे से आकर लिपट गई, एक हस्र हो गया सफ़े मातम उलट गई। इसमें जो है जज्बात निगारी है। अगला सवाल थोड़ा अहम है, देखिए। इब्राहिम आदिल शाह सानी को किस फ़न से गैर मामूली रग़बत थी? यानी इब्राहिम आदिल शाह सानी को क्या पसंद था? फ़न ख़त्ताती या ड्रामा निगारी या फ़न मौसीकी या इल्म नजूमी? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, इनको फ़न मौसीकी से ज़्यादा लगाव था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का क्या नाम था? नौरस। क्या नाम था? नौरस। ये फ़न मौसीकी से मुताल्लिक़ किताब है, गीत वगैरह के बारे में। ठीक है ना, मौसीकी से मुताल्लिक़ किताब है। और एक चीज़ और जान लिए, जो ये ज़माना था इब्राहिम आदिल शाह सानी का, जो ज़माना था, इन्हीं के ज़माने में ईरान से एक शायर आया था। कहाँ से आया था? ईरान से। ईरान से एक शायर आया था हिंदुस्तान, और उसका नाम था ज़हूरी। नाम आपने सुना होगा। एक शायर आया था ज़हूरी। तो ज़हूरी जब आया तो गया इब्राहिम आदिल शाह के दरबार में। उस वक्त उन्होंने एक किताब लिखी थी नौरस, फ़न मौसीकी से मुताल्लिक़ किताब। तो ज़हूरी से उसका दीबाचा लिखवाया। तो नौरस का दीबाचा किसने लिखा? ज़हूरी ने लिखा। ठीक है। किस नाम से लिखा था? फ़ारसी में लिखा था, क्योंकि ज़हूरी की फ़ारसी ही आती थी। ईरान से था, ईरान वाले को फ़ारसी आती है, तो उसका नाम रखा था शाहनसर। क्या नाम रखा था? शाहनसर। समझ आ गया ना। तो ज़हूरी ने नौरस का दीबाचा किस नाम से लिखा था? शाहनसर के नाम से। और ज़हूरी का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ईरान से। और मौसीकी से मुतालिक इब्राहिम आदिल शाह ने कौन सी किताब लिखी है? नौरस। ठीक है। सारी बातें याद है, सवाल चाहे से पूछा जाएगा, आप समझ जाएंगे। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। इब्राहिम नामा किसकी तख्लीक है? ये इब्राहिम नामा अब्दुल ने लिखा है। इब्राहिम आदिल शाह का एक दरबारी शायर था अब्दुल, उन्होंने एक मसनवी लिखी थी इब्राहिम नामा। ठीक है। ये दक्कन से ही ताल्लुक़ है इस मसनवी का। तो अब्दुल ने कौन सी मसनवी लिखी? इब्राहिम नामा। अगला सवाल, वो सनम जब सू बसा दीदे हैरान में आतिश इश्क बड़ी अक्ल के सामान में आ। वो सनम जब सू के मतलब जान जाइए तुरंत कि जो है किसी दक्कनी शायर की ये मसनवी है, क्योंकि सू कू वगैरह जो है, या कुछ है या मुझ है, ये सब जो है
दक्कन वाले शायर ही लिखते हैं, लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शेर किसका है? ये बहुत ही मशहूर गज़ल है इनकी, वली की, जिसका रदीफ़ आता है लास्ट में आ करके, ठीक है ना। तो वली की बहुत ही मशहूर गज़ल है, वो सनम जब सूझ दीदे हैरान में आतिश इश्क बड़ी अक्ल के मैदान में आ। क्लियर हो गया ना। तो ये किसकी है, किसकी गज़ल है? ये वली की, ये शेर वली का है। अगला सवाल, है लिसानियाती एतबार से मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ बराह रास्त किस ज़बान से है? मगरबी हिंदी का ताल्लुक़ किससे है? ब्रजभाषा तुर्की है, शौरशैनी से। किससे है? शौरशैनी अभ्रंश से। किससे? शौरशैनी अभ्रंश। पहले क्या था? पाली, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश। अभ्रंश से जो है मगरबी हिंदी, फिर हिंदी उर्दू निकलते हैं। समझ गए ना। इसका डायग्राम आपको मालूम होगा। तो इसकी जो तरतीब होती है, इससे पहले पाली आता है, फिर प्राकृत आता है, फिर अभ्रंश आता है। तो अभ्रंश से जो है मगरबी हिंदी आएगा, मगरबी हिंदी से जो है वहाँ से खड़ी बोली निकलती है, खड़ी बोली से हिंदी उर्दू निकलते हैं। तो ये इसकी तरतीब है। तो इसकी तरतीब जब आपको मालूम रहेगी तो सवाल कैसे भी पूछे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो शौरशैनी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? शौरशैनी, शौरशैनी अभ्रंश। अगला सवाल है, वली पहली बार किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए? वली जब पहली बार दिल्ली आए थे तो वो 1700 का ज़माना था। 1700 में वली जो है दिल्ली आए, और जब दिल्ली में आए तो औरंगज़ेब का ज़माना था। किसका? औरंगज़ेब का ज़माना था। वो अपने एक दोस्त थे अबुल मुआली, उन्हीं के साथ में आए थे, और दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की थी। ठीक है, तो ये बातें आपको मालूम रहना चाहिए। तो जब पहली बार आए, एक ही बार आए थे, हालांकि राम बाबू सक्सेना ने लिखा है कि वो दूसरी बार भी आए थे, अपना दीवार लेकर के आए थे। राम बाबू सक्सेना की जो किताब है ए हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है वली 2 बार आए। पहली बार आए 1700 में और दूसरी बार 1722 में। ये राम बाबू सक्सेना का मानना है। लेकिन मुस्तफ़ी वगैरह जो अपने तस्करों में लिखा है कि वली जो पहली बार आए, वली जब आए पहली बार तो 1700 में आए, और दूसरी बार उनका दीवान आया, वो नहीं आए। ठीक है ना। तो जब दीवान आया तो 1719 का ज़माना था, और जब दीवान आया तब किसकी हुकूमत थी वहाँ पे? मोहम्मद शाह रंगीला, यानी मोहम्मद शाही अहद, मोहम्मद शाही अहद। तो जब वली पहली बार 1700 में दिल्ली आए तो किसका ज़माना था? औरंगज़ेब। वली का दीवान जब 1719 में दिल्ली आया तो किसका ज़माना था? मोहम्मद शाही अहद, यानी मोहम्मद शाह रंगीला का ज़माना था। क्लियर हो गया ना। वली किसके साथ आए थे? अपने एक दोस्त अबुल मुआली के साथ। किससे मुलाकात की? सादुल्ला गुलशन से मुलाकात की। ठीक है ना। और सादुल्ला गुलशन ने उनको 2 मशवरे दिए थे। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। उर्दू में नज़्म मुअर्रा को इब्तिदा में किस नाम से जाना जाता था? नज़्म मुअर्रा यानी जो है एक ब्लैंक वर्स होती है, एक फ्री वर्स होती है। फ्री वर्स को आज़ाद नज़्म कहते हैं, ब्लैंक वर्स को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। तो नज़्म मुअर्रा को शुरू में इसका जो नाम था नज़्म गैर मुकफ़ा कहा जाता है, यानी जिसमें काफ़िया ना हो। जब काफ़िया नहीं होगा तो मुअर्रा में आ जाएगा, मुअर्रा के ज़ुमरे में। गैर मुकफ़ा यानी काफ़िया ना हो, है ना। नज़्म मुकफ़ा के माने क्या होगा? जिसमें काफ़िया हो। नज़्म गैर मुकफ़ा जिसमें काफ़िया ना हो। तो क्या हो जाएगा? इसको कहा जाएगा नज़्म मुअर्रा। ठीक है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नवा दिल्ली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, ये कौल किसका है? नवाए दिल्ली यानी इन्होंने बताया है, मसूद हुसैन खान का कौल है ये। इनकी किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। ठीक है, किताब का क्या नाम है? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। और जब पूरी किताब लिख चुकते हैं तो ये पूरी किताब का निचोड़ है कि हज़रत दिल्ली उसका हकीकी मौलिद व मंशा है। नवाए दिल्ली की ये बोलियाँ उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, और हज़रत दिल्ली उसका हकीकी मौलिद व मंशा। ये पूरा कौल है। ये बात किसने कही थी? ये मसूद हुसैन खान ने ये बात कही है। किस किताब में? मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में। इन्होंने बताया है कि उर्दू दिल्ली के गिरदो नवाह में पैदा हुई है, यानी उसके अतराफ़ में, चारों तरफ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। दोनों बातें याद रखिएगा। समझ आ गया ना। तो ये मसूद हुसैन खान की बात हो रही थी।
अब हम आते हैं अगले सवाल पर। कौन सा शायर मुसहफ़ी का शागिर्द था? कौन सा शायर मुसहफ़ी का शागिर्द था? मुसहफ़ी का शागिर्द कौन था? मुसहफ़ी का शागिर्द गालिब मीर ज़फ़र और आतिश। तो ये आतिश हैं। कौन है? आतिश। मुसहफ़ी का शागिर्द कौन है? आतिश। देखिए पहले मुसहफ़ी है, ठीक है, ये मुसहफ़ी है। इनके जो शागिर्द हैं वो हो जाएंगे आतिश, और आतिश के जो शागिर्द होंगे वो कौन होंगे? दयाशंकर नसीम। दयाशंकर नसीम ने एक मसनवी लिखी थी, उसका नाम था गुलजार नसीम। बहुत तवील थी। अपने उस्ताद के पास लेकर के गए आतिश के पास, आतिश को दिखाया तो आतिश ने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ी मसनवी आपने लिख दिया, इसको या तो मैं पढ़ूंगा या तो तुम पढ़ोगे। मैं इसलिए पढ़ूंगा कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और तुम इसलिए पढ़ोगे क्योंकि इसको तुमने लिखी है। लेकिन ज़माने के पास इतना वक्त नहीं है कि इतनी तवील मसनवी को बैठ करके पढ़ेगा। ऐसा करो तो उसको ले जाओ, छोटा करो। तब दयाशंकर नसीम ने जो है अपने उस्ताद के मशवरे पर उस मसनवी को छोटा किया, यानी लफ्ज़ों को कम किया, लफ्ज़ों की रियायत की। क्या किया? लफ्ज़ों की रियायत की उसमें, मसनवी गुलजार नसीम में। रियायत के माने क्या होता है? यानी बात वही और सिर्फ लफ्ज़ों को जो है छोटा कर दिया जाए, तो उसी को कहते हैं रियायत। तो इसी वजह से मसनवी गुलजार नसीम की एक खसूसियत हो गई रियायत लफ्ज़ी। अगर पूछा जाए रियायत लफ्ज़ी किस में पाई जाती है, तो रियायत लफ्ज़ी पाई जाती है मसनवी गुलजार नसीम में। इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे फिर जब वो वाला सवाल आएगा। ठीक है, चलिए हम आप मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर भी कर लेंगे, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।